प्यारे बच्चों, आरएनएम फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में हम लोग 3 in 1 पढ़ने जा रहे हैं, यानी एक ही आंसर में 3 क्वेश्चन कवर होने वाले हैं। पहला तो है कि हम मैक्सवेल की 4th इक्वेशन का डेरिवेशन करेंगे। दूसरा है कि मैक्सवेल के 4th इक्वेशन का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस था, जो एम्पियर सर्किटल लॉ को बताता था, उस एम्पियर सर्किटल लॉ को मॉडिफाई करना है। मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ भी इसको बोल सकते हैं। और यहीं से कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट उठा, तो हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट की शुरुआत भी हम पढ़ने वाले हैं। तो इस तरह से ये टॉपिक 3 टॉपिक्स को कवर करता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। क्या? डेरिवेशन ऑफ मैक्सवेल्स 4th इक्वेशन। इट इज डेरिवेशन ऑफ मैक्सवेल्स 4th इक्वेशन, या कह सकते हैं मॉडिफिकेशन इन एम्पियर सर्किटल लॉ, ये भी बोल सकते हैं कि एम्पियर सर्किटल लॉ में मॉडिफिकेशन है ये, या बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। ये डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट भी है। तो जो बीच में लिखा हुआ है मॉडिफिकेशन इन एम्पियर सर्किटल लॉ, यानी हम एम्पियर सर्किटल लॉ को लिखें और उसको मॉडिफाई कर दें। मैक्सवेल इक्वेशंस जो हैं वो डिफरेंशियल फॉर्म में हैं, तो हम एम्पियर सर्किटल लॉ के डिफरेंशियल फॉर्म से ही शुरुआत करें। तो आइए शुरू करते हैं। हम लिखते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ इज, क्या है डिफरेंशियल फॉर्म एम्पियर सर्किटल लॉ का? इट इज कर्ल बी इक्वल टू म्यू जे। कर्ल बी इक्वल टू म्यू जे। ओके। अब हम क्या करने जा रहे हैं? हम इस इक्वेशन का डाइवर्जेंस ले लें। टेकिंग डाइवर्जेंस ऑफ दिस इक्वेशन, टेकिंग डाइवर्जेंस ऑफ इक्वेशन 1, क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंस कर्ल बी दिस इक्वल टू म्यू, तो कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस जे। ये इक्वेशन 2। और क्योंकि किसी भी वेक्टर के, ध्यान देंगे, किसी भी वेक्टर के कर्ल का डाइवर्जेंस हमेशा 0 होता है, तो यहाँ भी डाइवर्जेंस कर्ल बी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सिंस डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर is always 0. Divergence of curl of a vector is always 0. Therefore, divergence कर्ल B इक्वल टू 0। कर्ल का डाइवर्जेंस क्या हो गया? 0 हो गया। और इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग कंपेयर कर लें, तो क्योंकि दोनों के LHS सेम हैं, तो RHS क्या होंगे? सेम होंगे।
LHS are same, so RHS will be same. Comparing 2 and 3, क्या होगा, म्यू टाइम्स डाइवर्जेंस J इक्वल टू 0, और या तो फिर म्यू 0 होगा, क्योंकि म्यू और डाइवर्जेंस J इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो ये बात निकल के सामने आती है, या तो म्यू 0 होगा या फिर डाइवर्जेंस J 0 होगा। तो म्यू तो परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम है, इट कैन नॉट बी 0, तो फिर क्या 0 होगा, डाइवर्जेंस J 0 होगा। सिंस म्यू नॉट इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज डाइवर्जेंस J इक्वल टू 0। ये क्या इम्प्लाई करता है कि आपका डाइवर्जेंस J 0 हो जाएगा। और डाइवर्जेंस J का रिलेशन किससे है, हमारा कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन से है। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन जो क्या बताती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो आइए इसको हम कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन इज कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन इज, इसके बारे में डिटेल मैंने एक अलग लेक्चर बनाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके उस लेक्चर को देख सकते हैं कि कैसे कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन डिज़ाइन हुआ, कैसे ये आया। क्या है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, डाइवर्जेंस J प्लस डेल रो बाई डेल टी दिस इक्वल टू 0। ओके, इक्वेशन 5 हो गया। तो यूजिंग 4 in 5 आप क्या पाएंगे, इसके लिए एम्पियर सर्किटल लॉ के लिए जो आपका डाइवर्जेंस J 0 आया, इसको हम कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन में यूज करें। तो यूजिंग 4 in 5 वी गेट, क्या पाएंगे हम लोग, 0, यहाँ 0 हो गया, प्लस डेल रो बाई डेल टी इक्वल टू 0, यानी डेल रो बाई डेल टी क्या हुआ, 0 हो गया। नोट करें इतना, तब तक मैं इधर रफ करूं। डेल रो बाई डेल टी आपका 0 हो गया। चलिए अब हम तैयार हैं। तो क्योंकि डेल रो बाई डेल टी 0 है, अगर किसी का डिफ्रेंशिएशन 0 है तो डिफ्रेंशिएशन 0 मतलब क्या, वो वेरिएबल, वो फंक्शन कांस्टेंट है। तो यहाँ डेल रो बाई डेल टी 0 है, इट मीन्स रो इज कांस्टेंट। दिस इम्प्लाइज रो इक्वल टू कांस्टेंट, और रो कांस्टेंट है, दैट इज फील्ड क्या है आपकी, फील्ड इज स्टैटिक, फील्ड चेंज नहीं हो रही है, फील्ड कांस्टेंट बनी हुई है, क्योंकि चार्ज क्या है, कांस्टेंट है, चार्ज डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है। यानी जो हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ लेके चल रहे थे वो किसके लिए वैलिड है, दैट इज ओनली फॉर स्टैटिक फील्ड। एम्पियर सर्किटल लॉ इज वैलिड ओनली फॉर स्टैटिक फील्ड। अगर कहीं पर फील्ड वेरी कर रही है, टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, तो वहाँ पर एम्पियर सर्किटल लॉ वैलिड नहीं है। एम्पियर सर्किटल लॉ कहाँ वैलिड है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सबका साथ सबका विकास, कि स्टैटिक फील्ड के लिए भी लागू हो और साथ ही साथ टाइम वेरिंग फील्ड के लिए भी लागू हो। इसलिए मैक्सवेल ने इसको मॉडिफाई किया। है तो एम्पियर सर्किटल लॉ, लेकिन इसको मैक्सवेल ने मॉडिफाई किया, उसे अपना इक्वेशन बना लिया, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल, जो दोनों के लिए लागू होगा, स्टैटिक फील्ड के लिए भी लागू होगा और साथ ही साथ टाइम वेरिंग फील्ड के लिए भी लागू होगा। ओके, तो यहाँ बताएंगे कि दिस मीन्स
एम्पियर सर्किटल लॉ इज वैलिड, दिस मीन्स एम्पियर सर्किटल लॉ is valid only for static field. It does not hold for time varying field. For time varying field. एम्पियर सर्किटल लॉ केवल किसके लिए वैलिड है? स्टैटिक फील्ड के लिए वैलिड है, ये टाइम वेरिंग फील्ड के लिए लागू नहीं होगी। सो मैक्सवेल हैज मॉडिफाइड इट सच दैट इट बिकम्स वैलिड फॉर स्टैटिक फील्ड एज वेल एज फॉर टाइम वेरिंग फील्ड। देयरफॉर मैक्सवेल हैज मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ such that it becomes valid for किसके लिए वैलिड है? स्टैटिक फील्ड as well as for टाइम वेरिंग फील्ड। मैक्सवेल ने इसको क्या किया? एम्पियर सर्किटल लॉ को मॉडिफाई किया इस तरह से कि ये स्टैटिक फील्ड के लिए भी वैलिड है और साथ ही साथ किसके लिए वैलिड है? ये टाइम वेरिंग फील्ड के लिए भी वैलिड है। तो कैसे मॉडिफाई किया? तब तक आप इधर देखें, फिर बताते हैं इधर, लेकिन इधर स्पेस खाली कर दें पहले, तब तो पता चल पाएगा ना कि कैसे मॉडिफाई किया मैक्सवेल ने एम्पियर सर्किटल लॉ को। अब इसमें मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन भी यूज होता है। इट वाज योर इक्वेशन 5, कंटिन्यूटी इक्वेशन वाज योर इक्वेशन 5। हमको रिमाइंड करना है। तो अब हम लोग मैक्सवेल के फर्स्ट इक्वेशन को कंटिन्यूटी इक्वेशन में यूज करेंगे रो की जगह पर, ताकि डी आ जाए। मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन इज क्या है? मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन डाइवर्जेंस डी इक्वल टू रो। दिस इज योर इक्वेशन 6। तो जहाँ पर इक्वेशन 5 में जो आपका हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन लिखा हुआ है, उस इक्वेशन 5 में जहाँ पर आपका रो है वहाँ पर आप डाइवर्जेंस डी लिख सकते हैं। यू कैन राइट डाइवर्जेंस डी। ठीक है, तो डी आने से क्या होगा? जो डेल रो बाई डेल टी है, जो डेल रो बाई डेल टी है, वहाँ पर डेल डी बाई डेल टी आने की संभावना है। और डी क्या है? एप्सिलॉन ई। और एप्सिलॉन बाहर आ जाएगा जब डी की जगह पर क्या रखोगे? एप्सिलॉन ई। एप्सिलॉन बाहर आ जाएगा तो डेल ई बाई डेल टी बनेगा। यहाँ पर डेल ई बाई डेल टी क्या है? टाइम वेरिंग फील्ड, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूजिंग 6 इन 5 क्या हो जाएगा भैया? डाइवर्जेंस जे प्लस डेल बाई डेल टी ऑफ डाइवर्जेंस डी इक्वल टू 0। और क्योंकि ये स्पेस में डिफरेंशिएशन है, डेल क्या है? स्पेस में डिफरेंशिएशन है। डेल बाई डेल टी क्या है? टाइम में डिफरेंशिएशन है। बोथ आर इंडिपेंडेंट। इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं। डाइवर्जेंस को पहले लिख लें,
फिर डेल डी बाई डेल टी लिख लें। इससे डिफ्रेंसिएशन में कोई भी फर्क आने वाला नहीं है। और डाइवर्जेंस जे प्लस डाइवर्जेंस ऑफ डेल डी बाई डेल टी दिस इक्वल टू 0। डाइवर्जेंस जे प्लस डाइवर्जेंस डेल डी बाई डेल टी इक्वल टू 0। अब यहाँ डेल डी बाई डेल टी क्या है? ये टाइम वेरिंग फील्ड बताता है। और ये एक चीज़ और है, मैंने आपको बताया हुआ है डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है? तो ये वही है डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। ये स्टैटिक फील्ड बताएगा, ये टाइम वेरिंग फील्ड बताएगा। और टाइम वेरिंग फील्ड जो है वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, इसीलिए उस करंट को क्या माना गया था? डिस्प्लेसमेंट करंट। जो कहाँ फ्लो करती है? बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। कैसे फ्लो करती है इसका लेक्चर ही मैंने बता दिया है। ओके, तो अब यहाँ डेल डी बाई डेल टी की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। ऐसे भी रहने दे सकते हैं, बस यही इतना हमको पता होना चाहिए कि डेल डी बाई डेल टी क्या है? एक टाइम वेरिंग फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो हियर लिख लें डेल डी बाई डेल टी इक्वल टू जे डी इज नोन एज, क्या कहलाएगा ये? डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। इट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। Del D by del T also represents time varying electric field, and del D by del T also represents, क्या रिप्रेजेंट करता है? टाइम वेरिंग फील्ड। So using 8 in 7 you have, using 8 in 7 divergence J plus JD plus divergence JD डाइवर्जेंस JD इक्वल टू 0। डाइवर्जेंस J भी 0 है और डाइवर्जेंस JD भी 0 है। तो ये डाइवर्जेंस जो है ऑपरेटर है, इसको हम कंबाइंड फॉर्म में लिख सकते हैं लेफ्ट में, तो इससे कोई फ़र्क नहीं आएगा हमारे एक्सप्रेशन में। यानी इसको क्या लिख सकते हो? जो आपका लिखा है डाइवर्जेंस J प्लस डाइवर्जेंस JD, इसको हम लिख सकते हैं डाइवर्जेंस J प्लस JD। वी कैन राइट इट डाइवर्जेंस J प्लस JD। दिस इक्वल टू 0। अब इक्वेशन 4 को देखिए। इक्वेशन 4 में क्या था? डाइवर्जेंस J इक्वल टू 0। शायद इक्वेशन 4 ही रहा होगा। इस इक्वेशन में आया है डाइवर्जेंस J इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन को देखिए, यहाँ पर क्या है? डाइवर्जेंस J प्लस JD इक्वल टू 0। जब डाइवर्जेंस J 0 था तब जो एम्पियर सर्किट लॉ था वो केवल स्टैटिक फील्ड के लिए वैलिड था। लेकिन जब JD भी आ गया J के साथ, तो J तो स्टैटिक है, JD भी आ गया तो टाइम वेरिंग भी आ गया। यानी तब जो है एम्पियर सर्किट लॉ अगर J के साथ JD भी यूज कर दिया जाए तो स्टैटिक के साथ साथ टाइम वेरिंग फील्ड के लिए भी वैलिड हो जाएगा। अगर क्या है ही, क्योंकि डाइवर्जेंस J भी 0 है और डाइवर्जेंस J प्लस JD भी 0 है, तो जहाँ पर J है
वहाँ पर हम जे प्लस जे डी रख सकते हैं। जे था तो केवल स्टैटिक फील्ड के लिए वैलिड था, जे प्लस जे डी हो जाएगा तो स्टैटिक के साथ साथ टाइम वेरिंग फील्ड के लिए भी वैलिड हो जाएगा। तो हमारा मोटो पूरा हो जाएगा और फिर एम्पियर सर्किटल लॉ मॉडिफाई हो जाएगा। तो कंपेयरिंग 4 and 9, comparing 4 and 9, we conclude that हम क्या कंक्लूड करते हैं, एज डाइवर्जेंस ऑफ जे एंड जे प्लस जे डी बोथ आर जीरो, तो जो इक्वेशन 1 में जे है उसको हम जे प्लस जे डी से रिप्लेस कर सकते हैं। देयरफॉर in equation 1 J can be replaced by J plus JD, और तब क्या होगा, then एम्पियर सर्किटल लॉ becomes वैलिड, क्योंकि जे था तो स्टैटिक फील्ड, जब दोनों होगा तो दोनों के लिए हो जाएगा, स्टैटिक प्लस टाइम वेरिंग फील्ड, वैलिड फॉर स्टैटिक एज वेल एज फॉर टाइम वेरिंग फील्ड, and it becomes modified। ये क्या हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा। क्या मॉडिफाई हो जाएगा, एम्पियर सर्किटल लॉ। सो रिप्लेसिंग जे बाई जे प्लस जे डी इन इक्वेशन 1, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ इज रिप्लेसिंग जे by J plus JD in equation 1 modified form of ampere circuital law, ACL means ampere circuital law is क्या होगा आपका, कर्ल B इक्वल टू म्यू, केवल J था, अब हो जाएगा J प्लस जे डी, कर्ल B इक्वल टू म्यू J प्लस जे डी, और यही क्या है, दिस इज मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन। लास्ट में लिखेंगे एक लाइन, दिस इज मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन। तो मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन भी है और एम्पियर सर्किटल लॉ का मॉडिफाइड फॉर्म भी है। ओके, तो अब आज की सभा यहीं पे समाप्त, फिर हम लोग नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।